चैप्टर 3 जंगल की पुकार। इन अस्पष्ट लेकिन सर्वशक्तिशाली आग्रहों से प्रेरित होकर एक रात बंदर आदमी उस छोटे से कांटेदार जंगल में जागता रहा, जो एक तरह से उसके दल को जंगल के बड़े मांसाहारी जानवरों के उत्पात से बचाता था। एक अकेला योद्धा आग के पास नींद में पहरा दे रहा था, जिसे शिविर के बाहर अंधेरे से बाहर पीली आंखें अनिवार्य बना रही थीं। बड़ी बिल्लियों की कराह और खांसी जंगल के छोटे निवासियों की असंख्य आवाज़ों के साथ मिलकर इस बर्बर अंग्रेज शासक के सीने में जंगली आग को भड़का रही थी। वो 1 घंटे तक बिना सोए घास के अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और फिर वह एक प्रेत की तरह बिना आवाज़ के उठा, और जब वजीरी की पीठ मुड़ी हुई थी तो उसने जलती आंखों के सामने बोमा की दीवार को फांसी लगा दी, चुपचाप एक बड़े पेड़ पर झूल गया और चला गया। कुछ समय तक वह पशुवत उत्साह में तेजी से बीच की छत से गुजरा, एक जंगल के विशालकाय से दूसरे तक खतरनाक तरीके से झूलता हुआ, और फिर वह ऊपर की छत की लहराती छोटी शाखाओं पर चढ़ गया, जहां चांद उस पर पूरी तरह से चमक रहा था और हवा में हल्की हवाएं चल रही थीं और हर कमजोर शाखा में मौत घात लगाए बैठी थी। यहाँ वह रुका और अपना चेहरा गोरो चांद की ओर उठाया। वो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था, उसके होठों पर बैल बंदर की चीख कांप रही थी, फिर भी वह चुप रहा ताकि वह अपने वफादार वजीरी को न जगा दे, जो अपने मालिक की घिनौनी चुनौती से बहुत परिचित थे। और फिर वह धीरे धीरे और अधिक चुपके और सावधानी के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि अब वानरों का टार्जन शिकार की तलाश में था। वह जंगल की घनी झाड़ियों और लटकती हरियाली के बीच जमीन पर उतर आया। वह बीच बीच में झुकता और अपनी नाक जमीन से सटाता। उसने शिकार के लिए एक चौड़ा रास्ता ढूंढा और पाया, और आखिरकार उसके नथुने 12 हिरन के ताज़ा निशान की खुशबू से पुरस्कृत हुए। टार्जन के मुंह में पानी भर आया और उसके कुलीन होठों से एक धीमी सी गड़गड़ाहट निकली। उसके शरीर से कृत्रिम जाति का आखिरी निशान भी मिट गया था। एक बार फिर वह आदिम शिकारी था, पहला आदमी, मानव जाति का सबसे ऊंचा जाति प्रकार। हवा के साथ वह मायावी निशान का पीछा करता हुआ एक ऐसी अनुभूति के साथ आगे बढ़ा जो सामान्य मनुष्य से इतनी परे थी कि हमारे लिए अकल्पनीय थी। मांसाहारियों की भारी बदबू के विपरीत धाराओं के बीच उसने 12 के निशान का पता लगाया। होरता नामक सुअर की मीठी और तीखी दुर्गंध उसके शिकार की गंध को नहीं दबा सकी, हिरन के पैर की व्याप्त मधुर कस्तूरी की गंध को। हिरन के शरीर की गंध ने टार्जन को बताया कि उसका शिकार बहुत करीब है। इसने उसे फिर से पेड़ों पर भेज दिया, निचली छत पर, जहां से वह नीचे की जमीन को देख सकता था और अपने शिकार के साथ वास्तविक संपर्क की पहली सूचना को अपने कानों और नाक से पकड़ सकता था। बहुत देर नहीं हुई थी कि बंदर आदमी ने 12 को चांदनी से नहाए हुए मैदान के किनारे सतर्क खड़े देखा। बिना आवाज किए टार्जन पेड़ों के बीच से रेंगता हुआ चला गया, जब तक कि वह सीधे हिरन के ऊपर नहीं पहुंच गया। बंदर आदमी के दाहिने हाथ में उसके पिता का लंबा शिकार करने वाला चाकू था और उसके दिल में मांसाहारी की रक्त पिपासा। बस एक पल के लिए वह बेखबर 12 के ऊपर खड़ा हुआ और फिर उसने खुद को चिकनी पीठ पर नीचे की ओर फेंक दिया। उसके वजन के प्रभाव ने हिरन को उसके घुटनों पर गिरा दिया और इससे पहले कि जानवर अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, चाकू उसके दिल में जा लगा। जैसे ही टार्जन अपने शिकार के शरीर पर चढ़ गया और चांद के चेहरे पर अपनी भयानक जीत की चीखें निकाली, हवा ने उसके नथुनों में कुछ ऐसा पहुंचा दिया जिससे वह मूर्तिवत गतिहीन और मौन हो गया। उसकी क्रूर आंखें उस दिशा में चमक उठीं जहां से हवा उसे चेतावनी दे रही थी, और एक पल बाद मैदान के एक तरफ की घासें अलग हो गईं और नुमा शेर राजसी ढंग से सामने आया। उसकी पीली हरी आंखें टार्जन पर टिकी थीं, क्योंकि वह मैदान के ठीक भीतर रुका था और सफल शिकारी को ईर्ष्या से घूर रहा था, क्योंकि नुमा को इस रात कोई किस्मत नहीं मिली थी। बंदर आदमी के होठों से चेतावनी की एक गड़गड़ाहट भरी आवाज निकली। नुमा ने जवाब दिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह अपनी दुम को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाता रहा और कुछ ही देर में टार्जन अपने शिकार पर बैठ गया और पिछले हिस्से से एक बड़ा हिस्सा काट लिया। नुमा ने उसे बढ़ते आक्रोश और क्रोध से देखा, क्योंकि मुंह भर खाने के बीच में बंदर आदमी अपनी क्रूर चेतावनियां दे रहा था। अब ये खास शेर पहले कभी बंदरों के टार्जन के संपर्क में नहीं आया था और वह बहुत हैरान था।
यहाँ एक इंसानी चीज की शक्ल और गंध थी और नुमा ने इंसानी मांस का स्वाद चखा था और सीखा था कि हालांकि यह सबसे स्वादिष्ट नहीं था लेकिन निश्चित रूप से इसे हासिल करना सबसे आसान था। फिर भी इस अजीब प्राणी की पाश्विक दहाड़ में कुछ ऐसा था जिसने उसे दुर्जय विरोधियों की याद दिला दी और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसकी भूख और बारा के गर्म मांस की गंध ने उसे लगभग पागल कर दिया। टार्ज़न हमेशा उसे देखता रहता था। यह अनुमान लगाता रहता था कि मांसाहारी के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है और यह अच्छा था कि वो उसे देखता रहा, क्योंकि आखिरकार नुमा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी दुम अचानक सीधी हो गई और उसी क्षण सतर्क बंदर आदमी, जो अच्छी तरह से जानता था कि संकेत क्या दर्शाता है, उसने हिरन के पिछले हिस्से के बचे हुए हिस्से को अपने दांतों के बीच पकड़ लिया और पास के एक पेड़ पर कूद गया, जबकि नुमा ने पूरी गति और एक एक्सप्रेस ट्रेन के वजन के साथ उस पर हमला किया। टार्ज़न का पीछे हटना इस बात का संकेत नहीं था कि उसे डर लग रहा था। जंगल में जीवन हमारे जीवन से अलग होता है और अलग अलग मानक होते हैं। अगर टार्ज़न भूखा होता तो वह निस्संदेह अपनी जगह पर खड़ा रहता और शेर के हमले का सामना करता। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था, जैसे उसने पहले भी शेरों पर हमला किया था, लेकिन आज रात वह भूखा नहीं था और वह अपने साथ जो पिछला हिस्सा लेकर गया था, उसमें इतना कच्चा मांस था कि वह खा नहीं सकता था। फिर भी वह नुमा को टार्ज़न के शिकार का मांस फाड़ते हुए देखकर बिना किसी संतुलन के देख रहा था। इस अजीब नुमा की गुस्ताखी की सज़ा मिलनी चाहिए। और तुरंत ही टार्ज़न ने बड़ी बिल्ली के जीवन को दुखी करने की ठान ली। पास ही में कई पेड़ थे जिन पर बड़े सख्त फल लगे थे और इनमें से एक पर बंदर आदमी गिलहरी की फुर्ती से झूल रहा था। फिर एक बमबारी शुरू हुई जिससे नुमा की धरती हिलने वाली दहाड़ें निकलीं। एक के बाद एक जितनी तेजी से वह उन्हें इकट्ठा करके फेंक सकता था, टार्ज़न ने शेर पर कठोर फल फेंके। उस मिसाइल की बौछार के नीचे भूरे रंग की बिल्ली के लिए खाना खाना असंभव था। वह केवल दहाड़ सकता था, गुर्रा सकता था और चकमा दे सकता था और अंततः उसे बारा हिरन के शव से पूरी तरह से दूर भगा दिया गया। वह दहाड़ता हुआ और नाराज होकर चला गया, लेकिन समाशोधन के बिल्कुल बीच में उसकी आवाज़ अचानक शांत हो गई और टार्ज़न ने देखा कि विशाल सिर नीचे और चपटा हो गया, शरीर झुक गया और लंबी पूंछ कांपने लगी, जबकि जानवर सावधानी से विपरीत दिशा में पेड़ों की ओर खिसक गया। टार्ज़न तुरंत ही सतर्क हो गया। उसने अपना सिर उठाया और जंगल की धीमी हवा को सूंघा। वह क्या था जिसने नुमा का ध्यान आकर्षित किया और उसे अपनी परेशानी के दृश्य से दूर ले गया। जैसे ही शेर खुले मैदान के पीछे पेड़ों के बीच से गायब हो गया, टार्ज़न को नीचे की ओर आती हवा ने उसकी नई दिलचस्पी का स्पष्टीकरण पकड़ा। मनुष्य की गंध उसके संवेदनशील नथुनों तक तेजी से पहुंची। हिरन के पिछले हिस्से के बचे हुए हिस्से को एक पेड़ की जड़ में छिपाते हुए बंदर आदमी ने अपनी चिकनी हथेलियों को अपनी नंगी जांघों पर पोंछा और नुमा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। जंगल में एक चौड़ा, अच्छी तरह से पीटा हुआ हाथी का रास्ता खुले मैदान से निकलता था। इस सुस्त नुमा के समानांतर, जबकि उसके ऊपर टार्ज़न पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, एक भूत की छाया थी। जंगली बिल्ली और जंगली आदमी ने नुमा के शिकार को लगभग एक साथ देखा, हालांकि दोनों को ही यह पता था कि यह उनकी आंखों के सामने आने से पहले ही एक काला आदमी था। उनके संवेदनशील नथुने ने उन्हें इतना बता दिया था और टार्ज़न ने उसे बताया था कि यह गंध किसी अजनबी की थी, बूढ़ा और एक पुरुष, क्योंकि जाति, लिंग और उम्र हर किसी की अपनी अलग गंध होती है। यह एक बूढ़ा आदमी था जो उदास जंगल से अकेले ही अपना रास्ता बना रहा था, एक झुर्रीदार, सूखा हुआ, छोटा बूढ़ा आदमी जो भयानक रूप से दागदार और टैटू वाला और अजीब तरह के कपड़े पहने हुए था। उसके कंधों पर एक लकड़बग्घे की खाल थी और उसका सूखा सिर उसके भूरे सिर पर टिका हुआ था। टार्ज़न ने जादूगर के कानों के निशान पहचान लिए और सुखद प्रत्याशा की भावना के साथ नुमा के आक्रमण की प्रतीक्षा की, क्योंकि बंदर आदमी को जादूगरों से कोई प्यार नहीं था। लेकिन जिस क्षण नुमा ने आक्रमण किया, श्वेत व्यक्ति को अचानक याद आया कि शेर ने कुछ मिनट पहले उसका शिकार चुरा लिया था और बदला मीठा होता है। काले आदमी को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो खतरे में है। जब नुमा झाड़ियों के बीच से शिकार के रास्ते पर 20 गज की दूरी पर दौड़ा, तो टहनियों के टकराने की आवाज़ आई। फिर उसने मुड़कर देखा कि एक विशाल,
काले बालों वाला शेर उसकी ओर दौड़ रहा है और जैसे ही वह मुड़ा, नूमा ने उसे पकड़ लिया। उसी क्षण बंदर आदमी शेर की पीठ पर लटके हुए एक पेड़ से नीचे गिरा और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने अपना चाकू शेर के बाएं कंधे के पीछे भूरे हिस्से में घोंप दिया, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को लंबे बालों में उलझा दिया, नूमा की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और अपने शक्तिशाली पैरों को जानवर के धड़ पर लपेट दिया। दर्द और गुस्से की दहाड़ के साथ नूमा ने पीछे की ओर मुड़कर बंदर आदमी पर हमला किया, लेकिन फिर भी शक्तिशाली आदमी ने उसे पकड़ रखा था और बार बार लंबा चाकू तेजी से उसके शरीर में घुस रहा था। नूमा, शेर बार बार हवा में पंजे और काटने के साथ साथ अपनी पीठ पर पड़ी चीज तक पहुंचने के लिए भयंकर रूप से दहाड़ता और गुर्राता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक से अधिक बार टार्जन लगभग उसकी पकड़ से छूट गया था। वो बुरी तरह से घायल था और नूमा के खून और पगडंडी की गंदगी से सना हुआ था, फिर भी एक पल के लिए भी उसने अपने पागल हमले की क्रूरता को कम नहीं किया और न ही अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर अपनी पकड़ को कम किया। अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली की होती, तो वह उन चीरने वाले पंजों या चीरने वाले नुकीले दांतों की पहुंच में आ जाता और इस जंगल में पले बड़े अंग्रेज राजा का भयानक करिया हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जहां वह शेर के झरने के नीचे गिरा था, वहां जादूगरनी पड़ी थी, फटी हुई और खून से लथपथ, खुद को खींचकर दूर नहीं ले जा पा रही थी और जंगल के इन दो राजाओं के बीच भयानक लड़ाई देख रही थी। उसकी धंसी हुई आंखें चमक रही थीं और उसके झुर्रीदार होंठ दांतहीन मसूड़ों पर घूम रहे थे, जब वह अपने पंथ के राक्षसों के लिए अजीबोगरीब मंत्र बुदा रहा था। कुछ समय के लिए उसे परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। अजीब श्वेत व्यक्ति निश्चित रूप से भयानक सिम्बा के सामने हार जाएगा, जिसने भी सुना हो कि केवल चाकू से लैस एक अकेला व्यक्ति इतने शक्तिशाली जानवर को मार सकता है। फिर भी जल्दी बूढ़े काले आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे संदेह और आशंकाएं होने लगीं। ये कैसा अद्भुत प्राणी था जिसने सिम्बा से लड़ाई की और जानवरों के राजा की शक्तिशाली मांसपेशियों के बावजूद खुद को बचाए रखा और धीरे धीरे उन धंसी हुई आंखों में, जो दागदार और झुर्रियों वाले चेहरे से इतनी चमकीली थी, एक उभरती हुई याद की रोशनी जगी। अतीत में टटोलते हुए स्मृति की उंगलियां पहुंची, जब तक कि आखिरकार उन्होंने एक धुंधली तस्वीर पकड़ ली, जो बीतते वर्षों के साथ फीकी और पीली हो गई थी। यह एक पतले, गोरे चमड़े वाले युवक की तस्वीर थी जो विशाल वानरों के एक समूह के साथ पेड़ों के बीच झूल रहा था, और बूढ़ी आंखें झपकने लगीं और उनमें एक बड़ा डर पैदा हो गया, भूत प्रेत और राक्षसों में विश्वास करने वाले व्यक्ति का अंधविश्वासी डर। और एक बार फिर वह समय आया जब जादूगर को द्वंद्व के परिणाम पर संदेह नहीं रहा, फिर भी उसका पहला निर्णय उलट गया, क्योंकि अब वह जानता था कि जंगल का देवता सिम्बा को मार डालेगा और बूढ़ा काला विजेता के हाथों अपने आसन भाग्य से और भी अधिक भयभीत था, जितना कि वह विजयी शेर द्वारा उसे दी जाने वाली निश्चित और अचानक मृत्यु से था। उसने शेर को खून की कमी से कमजोर होते देखा। उसने देखा कि शक्तिशाली अंग कांप रहे थे और लड़खड़ा रहे थे और अंत में उसने जानवर को नीचे गिरते और फिर कभी नहीं उठते देखा। उसने देखा कि जंगल का देवता या दानव पराजित शत्रु से उठ खड़ा हुआ और अभी भी कांपते हुए शव पर पैर रखते हुए अपना चेहरा चांद की ओर उठाया और एक भयानक चीख निकाली जिसने जादूगर की नसों में बहते खून को जमा दिया।